में चलते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं हम कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अब पढ़ना है कि उसे बनाने का तरीका क्या क्या है, कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज लगा होगा जिसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि यदि किसी संख्या के बाद नदी का नाम आ जाए तो वह द्विगु समास नहीं होकर अव्ययी समास का भाव होता है, यानी अव्ययी भाव समास होता है। अब इसको हम गौर से समझ ले कि क्या कह रहा है, बस इतनी सी बातें जान ले। बस कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, पंच, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसी कोई संख्या है हमारे पास, कोई भी संख्या होगी, जैसे पंच हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, मतलब कोई भी संख्या हो जहां पे एक नदी का नाम एग्जिस्ट कर सकता है, कोई भी संख्या हो जहां पर नदी का नाम एग्जिस्ट कर सकता है। अगर किसी संख्या के साथ नदी का नाम एग्जिस्ट कर रहा है तो वह कौन नहीं होगा, तो वह द्विगु समास नहीं होगा। ये क्या होगा, नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा अव्ययी भाव, आधा वो है ये अव्ययी भाव समास। क्या बन जाएगा ये, अव्ययी भाव समास। बहुत ज्यादा हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, केवल क्या देखना है, तो सिर्फ हमें ये पता करना है कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या के बाद किसी नदी का नाम है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पंचगंगा, यानी पंच क्या है, ये संख्या है, ये क्या है, ये हो गया संख्या, पंच क्या हो गया, संख्या, और ये गंगा किसका नाम है, तो ये नदी का नाम है, पंचगंगा हो गया। अब ये यहाँ पे संख्या है, अगर संख्या है तो वो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन संख्या के बाद क्या लग गया है, तो ये लग गया है गंगा, नदी का नाम आ गया है, तब इसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास ना कहकर इसे हम क्या कहेंगे, तो अव्ययी भाव समास कहा जाता है। आइए दूसरे रूप में देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि उपसर्ग से निर्मित अधिकतर शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। मतलब अगर कोई शब्द क्या है, उपसर्ग से निर्मित है, उपसर्ग से बन रहा है, कोई शब्द अगर बन रहा है किसे, उपसर्ग से बन रहा है, किससे बन रहा है, अगर कोई शब्द उपसर्ग से बन रहा है, किससे बन रहा है, उपसर्ग से। अगर कोई शब्द उपसर्ग से बन रहा है, यानी उस उपसर्ग से निर्मित हो रहा है, तो अधिकतर शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। अब ये उपसर्ग क्या है, तो हम पहला इसका एक उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे यथा दिया हुआ है, क्या है, यथा का अर्थ क्या होता है, तो यथा का अर्थ होता है के अनुसार, कोई भी चीजें लिखी जा रही है उसके अनुसार, जैसा या जैसी हो सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण में कुछ चीजें दे दी गई है, आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में दिया हुआ है यथाशक्ति। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब वैसे ये यहाँ पे एथिस्ट, अब एथिस्ट इसका आप संधि विच्छेद भी बनता है, इसका संधि विच्छेद भी बना सकते हैं। आप पढ़े होंगे पीछे किसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा। जैसे यथेष्ट लिखा हुआ तो हम इसका क्या लिख देंगे, इसका संधि विच्छेद अगर हम करें, इसकी संधि विच्छेद अगर इसका बनाएंगे हम यथेष्ट का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, संधि विच्छेद इसका बन जाएगा यथा जोड़ इष्ट। क्या बन जाएगा, यथा जोड़ इष्ट। अब इसका जो है मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होता है इष्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग हो जाएगा इष्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा, तो इष्ट के अनुसार। वैसे ही है यथोचित, क्या लिखा हुआ है, यथोचित, तो इसको मैं कैसे लिखेंगे, तो यथोचित का मतलब होता है जैसा उचित हो, यथोचित। अब यथोचित है यहाँ पे, यथोचित है मतलब यथा जोड़ उचित है, तो उचित आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो उचित आ रहा है। इसको मैं मिटा दूंगी, क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो उचित आ रहा है। क्या आ रहा है, उचित। अब उचित के साथ हम अनुसार तो लगा नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पे जैसे लिख दिया गया है शक्ति के अनुसार, वैसे तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं उचित के अनुसार। तो उचित के अनुसार यहाँ ना लिखा करके क्या लिखाएगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा, जैसा उचित हो। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसा उचित हो। तो ये एक कॉमन फैक्ट्स है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए
हो सकता है कि यहाँ पर दे दिया जाए कि उपसर्ग के अनुसार अव्ययी भाव समास किस तरह बनता है। अगर आपको एक उपसर्ग ही दे दिया जाए और कहे इस उपसर्ग के अनुसार अव्ययी भाव को चुने, तो आप कैसे चुनेंगे? तो इस उपसर्ग का मतलब ही होता है के अनुसार, जैसा या जैसी। अब ये सब चीजें जहां पर सेट होती है जिस शब्द के साथ, उसी शब्द के साथ हमें क्या करना होता है? लिखना होता है। आइए एक दो और देख लेंगे, जगह तो है नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे उपसर्ग की बात कर रहा है, तो उपसर्ग क्या कह रहा है? तो उपसर्ग की बात है यहाँ पे। अगला उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग है यावत। यावत का अर्थ क्या होगा? तक। यावत का अर्थ क्या होगा? तक। तो यहाँ पे कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जिस तरीके से दिया है यावत समुद्र, यावत समुद्र दिया है, तो यावत का अर्थ क्या होगा? तो यावत समुद्र का अर्थ हो जाएगा समुद्र, समुद्र तक। उसी तरीके से है याज जीवन, याज जीवन का अर्थ क्या होगा? तो यहां हो जाएगा जीवन तक, जीवन तक। यहां क्या हो जाएगा? यावन, यावन मृत्यु, तो यहां हो जाएगा मृत्यु तक, मृत्यु तक। दूसरा उपसर्ग इसमें क्या कह रहा है? यहां अगला उपसर्ग है अगला उपसर्ग क्या है? आ। क्या है उपसर्ग? आ। तो ये आ का भी अर्थ क्या होगा? तक। आ का भी अर्थ क्या होता है? तक। अब ये सवाल हमें कैसे पूछता है? सबसे बड़ी बात है कि सवाल किस तरीके से हमसे पूछेगा। तो इस सवाल में बात आ रही है कि सवाल पूछेगा कैसे कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास है? तो जब तक आपको पहचानने नहीं आएगा कि अव्ययी भाव समास कौन कौन है, तब तक ये संभव नहीं है। पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे यह देखा है कि अगर किसी संख्या के साथ, किसी संख्या के साथ अगर नदी का नाम आ जाता है, किसका नाम? नदी का नाम, तब भी ये क्या होगा? तभी ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगर उपसर्ग की बात कहे, यहां दिया हुआ उपसर्ग यावत, अगर यावत आ जाए, यावत, यावत का अर्थ हो जाता है सीधे तक। क्या हो जाएगा? ये चीजें आपको पहचाननी होगी। यावत का अर्थ हो जाता है, साफ अर्थ है इसका तक। अगर कह दिया जाए यावत, यावत समुद्र, समुद्र। अब बात आ रही है यावत। जैसे ही यावत आ गया, ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये सीधे हम देख लेंगे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यावत तक का मतलब क्या है? यावत का मतलब क्या है? यावत समुद्र का मतलब क्या है? समुद्र तक। क्या है? समुद्र तक। क्योंकि यावत का अर्थ क्या होता है? यावत का अर्थ ही तक होता है। यावत का अर्थ क्या होगा? तक होगा। इन चीजों को केवल आपको जानना है, रटने की जरूरत नहीं है। केवल 1 से 2 बार आप इसे समझने की कोशिश करें, ये आपको यही याद हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि यावत का अर्थ क्या होता है? तो यावत का अर्थ तक होता है। यावत क्या है? तो यावत एक उपसर्ग है। यावत क्या होगा? तो यावत एक उपसर्ग है। अगर जिस भी शब्द में यावत लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए दूसरा उपसर्ग देखते हैं। दूसरा उपसर्ग क्या है? तो दूसरा उपसर्ग में यहाँ आ दिया हुआ है। आ क्या है? तो आ का भी अर्थ तक होता है। आ का भी अर्थ क्या होगा? तक होगा। तो यहाँ दिया हुआ है आ जन्म, यानी जन्म तक। कहाँ? आ जन्म। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आ का मतलब होगा तक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? जन्म, तो जन्म ही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जन्म तक। कैसे लिखेंगे इसको? जन्म तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये? तो ये लिखाएगा जन्म तक। क्या हो जाएगा? जन्म तक। जैसे ही जन्म तक आ रहा है, यानी आ जन्म आ रहा है, ये हो जाएगा क्या? कौन सा समास होगा? तो ये अव्ययी समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद है आमरण, आमरण यानी मरण तक। उसके बाद है आमृत्यु यानी मृत्यु तक। उसके बाद है आजीवन यानी जीवन तक। जैसे ही आ लग जाए, तो आ क्या है? आ एक उपसर्ग है। आ क्या है? आ एक उपसर्ग है। आ का अर्थ तक होता है। और ये शब्द कौन सा समास बनेगा? तो ये जो शब्द है वो समास कौन सा बन जाएगा? तो अव्ययी भाव समास बनेगा। इस बात को केवल आप याद रख लें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा परिभाषा नहीं याद रखना है, केवल आपको यही चीजें याद रखना है। जहां लग गया आजीवन, आजीवन यानी जीवन तक, आजीवन जीवन तक। जैसे आजीवन है, वैसे ही जैसे आ लग जाएगा, वैसे ही इसको हम क्या कहेंगे? वैसे ही वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा।
आ जहाँ लग रहा है, चाहे आजीवन हो, आमृत्य हो, आमरण हो, आजन्म हो, ऐसे कोई भी शब्द आएंगे, ये क्या कहलाएंगे? तो ये सभी क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास।